नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और स्वागत है आपका इस विशेष एडिशन में। आज मेरे साथ एक बेहद खास व्यक्ति हैं। इनके शब्दों में जादू है या फिर कहें तो राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा है। ये हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। सत्य और तथ्य बोलने की इनकी जिद इन्हें अक्सर विवादों में भी फंसा देती है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राइटर, पोएट और मेरे दोस्त। पहचानिए कौन? तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। स्वागत करिए मनोज मुंतशिर का। स्वागत करिए मनोज मुंतशिर का। बहुत आभार, बहुत आभार। तो मनोज जी, आज आप तैयार हैं सवालों के बाढ़ झेलने के लिए? एक आरोप पत्र भी हमने तैयार किया है आपके लिए। अब जो आपने तैयार किया है वो झेलना ही पड़ेगा जी। कुछ ऑडियंस तो यह है, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन के उस पार करोड़ों आपके प्रेमी आपको देखेंगे, करोड़ों दर्शक आपको देखेंगे। उम्मीद है कि आज आप अपने आप पर लगे हर आरोप का आप जवाब भी देंगे। सफाई नहीं दूंगा, जवाब दूंगा जी। तो बहुत बहुत स्वागत मनोज मुंतशिर का। तेरी मिट्टी में मैं मिल जावा मॉडर्न इंडिया का वो गीत है जिसे सुनकर किसी के भी, आपके भी स्टूडियोज में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वही गीत है जिसने दुनिया को बताया कि मनोज मुंतशिर नाम का एक व्यक्ति क्या लिख सकता है। क्योंकि जब इस गीत को अवार्ड फंक्शंस में उचित सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया था। ये वही मनोज मुंतशिर है जो मुखर होकर मुगलों का गुणगान करने वालों पर सवाल उठाते हैं, और शायद यही वजह है कि इन पर अक्सर राजनीति से प्रेरित होने का और एक विशेष विचारधारा से जुड़े होने का ठप्पा लगाने की पुरजोर कोशिश रहती है। जिन मुद्दों पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी बोलना अवॉइड करते हैं, मनोज मुंतशिर इन मुद्दों पर चुप रहना अवॉइड करते हैं। हालांकि इसके बाद इन्हें ट्रोल भी किया जाता है, विवादों में भी फंसाया जाता है, पुतले भी जलाए जाते हैं। मनोज मुंतशिर आज अनप्लग्ड हमारे बीच होंगे, हमारे सवालों का जवाब देंगे, अपने आरोपों पर भी जवाब देंगे जो उन पे आरोप लगेंगे। हम इनसे विवादों पर भी बात करेंगे, हम उनसे मुगलों से जो उनकी नाराजगी है उसको भी जानेंगे, मां की ममता की गहराई को भी समझेंगे, एक क्रांतिकारियों को जातियों के बंधन में बांधने की वजह भी तलाश करेंगे। साथ ही पूछेंगे कि क्या मनोज मुंतशिर राजनीतिक में हाथ आजमाने की अब तैयारी कर रहे हैं। मतलब साफ है कि आज का शो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसमें राष्ट्र, राष्ट्रहित और राष्ट्रवाद की बात भी होगी और देश के इतिहास की भी बात होगी, रामचरितमानस की भी बात होगी और देश के हर मुद्दे पर भी बात होगी। तो स्वागत करिए मनोज मुंतशिर का। थैंक यू। मनोज मुंतशिर, क्योंकि आप शुक्ला थे, मुंतशिर क्यों बन जाता है? यहां मैं बता दूं कि मुंतशिर का मतलब होता है जो बिखरा हुआ होता है। क्यों बन जाता है? नाम था एक, रख लिया था बस यूं ही। क्या ये सारी जिंदगी ढोना पड़ेगा, और कितना टूटना बाकी बचा है, और कितना मुंतशिर होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। 17 साल की उम्र में जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपने देखते हैं, आप इश्क कर बैठे। अच्छा, आपको 17 के पहले वाला नहीं पता? तो वो बताइए फिर आप दर्शकों को। 17 साल की उम्र में मैं क्लास 12th के आसपास का वाकया है। 12th में ही थे, हमारे पास जो रिसर्च है 12th में था ना। हाँ करेक्ट। तो 12th में था, कोई दिखा, एक चेहरा, दो आंखें जी। और उसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि वो दो आंखों को भुलाने के लिए पूरी जिंदगी में मेहनत करता रहा कि वो दो आंखें मैं भूलूं कैसे, क्या करूं कि भूल जाऊं। जितनी भी शायरी, जितनी भी पोइट्री, जितना कलाम आपको मेरा नजर आता है, वो सिर्फ उन्हीं दो आंखों को भूलने की कोशिश है। ये सवाल, अच्छा, ये कहानी क्या थी कि उनके घर वालों ने भी आपको ठुकरा दिया? बताता हूं मैं, ये बात खत्म तब उन्हें पता नहीं था कि आप कहां पहुंच जाएंगे। सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद करनी। जी। सवाल एक छोटा सा था
जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली, भुलाऊं किस तरह वो दोनों आंखें किताबों की तरह जो याद कर ली। और उसके बाद ये हुआ अमीश जी कि पढ़ने में ठीक ठाक था मैं, लेकिन सारे बच्चे क्लास में बैठ के बात कर रहे होते कि मैं तो इसके बाद ना मेडिकल करूंगा, कोई बोलता है मैं इंजीनियरिंग करूंगा, मैं आईटी दूंगा, मैं सीपीएमटी के लिए जाऊंगा, मैं मैनेजमेंट में जाऊंगा, मैं तो फॉरेन जा रहा हूं। ये बातें होती तो रहती। आप क्या बोलते थे, मैं आशिक बन रहा हूं? नहीं आशिक तो मैं पैदा हुआ था जी, उस बनना थोड़ी था। मैं कहता देखो मैं फिल्मों में जाऊंगा, मैं गाने लिखूंगा। अमेठी जैसा एक छोटा सा तब गांव था जी, आज की तरह आप उसको शहर के तौर पे ना देखें। मैं बात कर रहा हूं 93 की, 93 जो हो गया आज से ठीक 30 साल पहले, आज से ठीक 30 साल पहले। यहां मैं आपको रोकना चाहता हूं, युवा पीढ़ी आज की इसको सुने। 93 की ये बात कर रहे हैं, अमेठी जैसे गांव से निकले, वहां से निकले, सपना देखा और सपने को पूरा करा। यानी सपने में दम होना चाहिए, हसरतें अपने आप पूरी हो जाती। बिल्कुल, ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है जी। तो हुआ ऐसा कि मैं ये सच भी बार बार बोलता रहा, तो जब मुझसे पूछा जाता, जो अब उस लड़की का नाम तो मैं ले नहीं सकता जी, लेना भी नहीं चाहिए, मैं खुद भी वो एहतियातन देख रही होगी आपको अभी, मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूं, मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूं, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए। तो अमीश जी नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन मुझसे पूछा गया कि तुम क्या करोगे। मैंने कहा मैं फिल्मों में जाऊंगा, मैं गाने लिखूंगा। हाँ वो तो ठीक है, पर करोगे क्या? मैंने कहा यही करूंगा, यही करना है मुझे। ये बात जब उनके पिताजी को पता चली, तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद हमारे बीच में कुछ हो पाए, वो सब वहीं खत्म हो गया। वक्त गुजरा, वक्त बदला, मैंने अपना पैशन नहीं छोड़ा। मैं ये बात तय करके आया था कि जिस चीज के लिए मुझे ठुकरा दिया गया, जिस चीज के लिए ये कहा गया कि तुम किसी लायक नहीं हो, किसी काम के नहीं हो, मैं उसी आसमान पर चमक के दिखाऊंगा जी। जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है, जिसे ठुकरा दिया मिट्टी समझकर, वो लड़का आज तारों पर खड़ा है। अब एक और किस्सा जी। आपने पिताजी से मांगे 300 रुपए, या फिर आपके पिताजी ने आपको मुंबई जाने के लिए देने चाहिए थे 300 रुपए, लेकिन दे दिए 700 रुपए। हाँ। बोला कि वापसी की टिकट भी साथ ही लेते जाओ, उसके पैसे भी। उन्हें आप पे भरोसा नहीं था? देखिए पिता को भरोसा, एक ऐसी दुनिया की बात हम कर रहे हैं, किसको पता अमेठी में कि फिल्में क्या होती हैं, सिनेमा क्या होता है, कोई परी लोक है, कोई जादू नगरी है, पर्दे पे कुछ चलता है, लाल पीली तस्वीरें आती हैं जाती हैं। दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन साहब, ये सब उस वक्त के नाम हुआ करते थे। लगता था कि ये कोई डेमीगॉड्स हैं, ये असली लोग नहीं हैं। तो मेरा बेटा एक ऐसी दुनिया में जाए जहां इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, ये डर बहुत लाजमी था। तो अगर मेरे माँ बाप ने भी नहीं भरोसा किया तो बिल्कुल ठीक है, उनका कोई दोष नहीं है। खुश हैं अच्छा लगता है, आपका शो देख रहे होंगे, आपका शो तो इतना प्रेस्टिजियस है, बहुत पसंद करते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा प्रणाम कहिएगा जी। मेरी माँ ने एक दो बार मुझे और आपको साथ में देखा टेलीविजन पे, और वो मुझे हमेशा फोन करके बोलती रही कि बहुत मजा आया, और मजा नहीं मजा जी, बहुत मजा आया मन्नू। और मैं तुम तो खैर ठीक ही बोलते हो, पर उनको मैं बहुत सुनती हूँ जी। चलिए, आप अपनी माता जी को भी हमारा प्रणाम कहिएगा। लेकिन एक सवाल आपसे जरूर पूछना बनता है यहाँ पर ऑडियंस के लिए, आपने अनूप जलोटा को झूठ क्यों बोला? अनूप जी एक तो इतने ज्यादा प्यारे इंसान हैं, मैं समझता हूं कि अगर वैसे कुछ लोग और इस देश में हों जो स्ट्रगल का दर्द समझें। हुआ ऐसा कि मैं स्ट्रगल के लिए यहां वहां भटक रहा था, मैं पहुंच गया एक दिन अनूप जी के घर में। अनूप जी ने कहा हाँ आइए बैठिए, क्या लिखते हैं आप? तो मैंने कहा मैं अनूप जी मैं भजन लिखता हूं। सोचिए, कॉन्फिडेंस देखिए, अच्छा भजन लिखते हैं, वाह वाह वाह, कुछ सुनाइए। मैंने कहा अनूप जी मैं लिख देता हूं पेपर पे, आप खुद पढ़ लीजिए, आप अच्छे से मीटर में पढ़ लेंगे, मैं क्या सुनाऊं। हाँ ठीक है, ये लीजिए पेपर और ये लीजिए कलम। मैं रियल टाइम में लिख रहा हूं। रियल टाइम जो होता नहीं है कि अब आप लिख रहे हो जय रघुनंदन जय सिया राम, कुछ ना कुछ तो मैं लिखने लगा। अनूप जी को मैंने दिया, अरे पढ़ने लगे अनूप जी, हाँ बढ़िया है, अच्छा और भी तो लिखा होगा। मैंने कहा हाँ और भी है। मैंने दूसरा भजन लिखना शुरू किया रियल टाइम में, फिर से दोनों मिला के 5-5 मिनट में लिखा होगा, और बिल्कुल अच्छा नहीं लिखा था। अनूप जी ने दूसरा भी फिर भी उन्होंने इतना खराब लिखा, फिर भी 3000 रुपए दे दिया आपको? इसलिए क्योंकि वो चाहते थे मेरी मदद करना, लेकिन ये बता के नहीं मदद करना चाहते थे कि तुम्हारा सब किसी काम का नहीं है, फिर भी मैं मदद कर रहा हूं। वो मेरी खुददारी को, मेरे स्वाभिमान को सम्मान दे रहे। जोरदार तालियां इस बात के लिए अनूप जलोटा के लिए। जी बिल्कुल।
अमेठी से यहाँ बॉम्बे तक का सफ़र किया आपने, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या फिर कभी डर लगा हो? सुनो, बड़के शहर और बड़के नाम वालों, अपने बड़प्पन का झुंझुना कहीं और जाके बजाओ। हमारे तेवर से टकरा गया तो टूट जाएगा। जी, हम जिद पे आ गए ना बाबू, तो बड़े बड़ों का पसीना छूट जाएगा। हम जानते हैं तुम पावर में हो। तुम्हारे खरीदे हुए जौहरी हमको हीरा नहीं पत्थर कहेंगे, हम फिर भी चमक के रहेंगे। तुमने मसनद पे जो मुंसिफ बिठाए हैं वो हमको अदाकार नहीं मानेंगे, फनकार नहीं मानेंगे, कलाकार नहीं मानेंगे, गीतकार नहीं मानेंगे, हम फिर भी हार नहीं मानेंगे। चालू डब्बे में चढ़ के बंबई आएंगे और तुम्हारे हवाई जहाज से डबल ऊंचा उड़ के दिखाएंगे। तुम्हारे हाथ में पावर है, हमारे हाथ में ताकत, दोनों का अंतर जान लो। पावर वो कुर्सी है जो किसी की सगी नहीं हुई, चाहे कोई जिए या मरे, और ताकत वो बचपन का यार जो यारी में गर्दन कटा दे और उफ तक ना करे। तुम भी यार कमाल करते हो, शेर के बच्चे को चाबुक दिखाते हो, हमें सरनेम से डराते हो। जब छोटे लाल मास्टर डा से डर पड़ा रहे थे, हम पेड़ की पुलगी पे चढ़ के आ से अमरूद खा रहे थे। उस क्लास में नहीं बैठे जहां डर का डिक्टेशन बोला गया, वो पानी नहीं पिया जिसमें छोटे बड़े का जहर घोला गया, और बाप के कंधे पे बंदूक रख के तो हमने चिड़िया तक नहीं मारी। बहुत सुन लिया तुमसे, हमारा बाप ये, हमारा बाप वो। आज हम तुमको अपना शजरा दिखाएंगे। गिनो, आज हम अपने बाप दादा परदादा सबका नाम गिनवाएंगे। पहले दद्दा का नाम नोट करो। रणबीर चौकड़ी चेतक वाले बौरा गए तो जिले इलाही का खून ठंडा कर दिए, घास की रोटी खा के मुगलिया सल्तनत को डंडा कर दिए। बड़के भैया हमारे 14 साल जंगल जंगल जोगी की सवारी फिरती रही और सिंहासन पे उनकी खड़ाऊ राज करती रही। एक कक्कू भी थे हमारे, फूटी आंख से करतब दिखा दिए थे, शब्द भेदी मार के गौरी को गुल्लैया बना दिए थे। और बाबा हमारे बड़के, एक पगलेट राजा ने चुटिया खोल दी तो वैसा भड़के के गेम ऑफ थ्रोन्स खेल दिए, पूरा का पूरा मगध अकेले ठेल दिए। 4 काफी हैं कि और गिनवाएं। नोट करते करते तुम्हारी स्याही खत्म हो जाएगी, हमारे बाप दादा की मचाई हुई तबाही खत्म नहीं होगी। तो बॉटम लाइन बोल दे रहे, नोट कर लो। तुम अपनी खोपड़ी के पीछे वो चमकने वाला गोला लगवा लो, हम फिर भी तुमको अवतार नहीं मानेंगे। तुम्हारे नाम का कलमा नहीं पढ़ेंगे, तुमको परवरदिगार नहीं मानेंगे। तुम वंशवाद की जमीन खोद के हमें गाड़ दोगे तो हम बगावत का बीज बन के फूटेंगे, पर तुमसे हार नहीं मानेंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए अब देखिए, अब तो आपकी जर्नी की बात हो गई, लेकिन अब आप पर आरोपों की बात होगी। आरोप नंबर 1 ये है कि आप इतिहास को एक तरफा देखना चाहते हैं, जिसमें महाराणा प्रताप की तो बात हो, हिंदू राजाओं की तो बात हो, लेकिन मुगलों की बात ना हो। जो लोग भुला देते हैं इतिहास को अपने, उन लोगों का भूगोल भी बाकी नहीं रहता। आप सभ्यताएं उठा के देख लीजिए, जहां लोगों ने इतिहास पढ़ना छोड़ दिया, इतिहास से सीखना छोड़ दिया और सच्चे इतिहास से मुंह मोड़ लिया, वो कल्चर्स, वो सिविलाइजेशंस नष्ट हो गई। हमें बार बार बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, गांधी को किसने मारा, गांधी को किसने मारा। बिल्कुल आप बताइए कि गांधी को किसने मारा, लेकिन गुरु तेग बहादुर साहिब के बेटों को किसने मारा, यह कब बताओगे आप? ये आप इतिहास में क्यों नहीं लिखते? आप मुझे बताते हैं कि भाई ताजमहल इन्होंने बनवा दिया, कुतुब मीनार इन्होंने बनवा दी। ठीक है, सोमनाथ किसने तोड़ा, मथुरा किसने तोड़ा? एक ऐसा देश जहां राधा कृष्ण की प्रेम कहानी है, एक ऐसा देश जहां नल दमयंती की प्रेम कहानी है, एक ऐसा देश जहां शिव पार्वती से बड़ी क्या प्रेम कहानी हो सकती है, 7 बार जन्म लेती है। इस देश में आपकी प्रेम कहानी क्या है? जोधा अकबर।
जोधा अकबर का प्रेम, एक यहां भी हिस्ट्री से अगर आप जाएं डिटेल में तो पता चलता है कि जोधा नाम की कोई पत्नी अकबर को थी ही नहीं। हरखू बाई, एक आपको नाम पढ़ने को आता है, हिस्टोरियंस भी आपको बताएंगे। हरखू बाई आमेर के राजा भारमल की बेटी थी जी। उसकी डिटेल में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि डरा धमका के, बिकॉज अकबर को प्यार हो गया, बहुत खूबसूरत थी हरखू बाई, डरा धमका के भाई या तो तुम्हारे बाप की मैं किंगडम छीन लूं या तुम मेरी हो जाओ। बेटी थी, कुर्बानी दे दी कि चलो ठीक है यही सही, मैं अपने पिता को किसी मुश्किल में नहीं देख सकती। तीसरी पत्नी थी वो, फिर भी मैंने मान लिया कि चलो ठीक है प्यार तीसरी बार हो गया, कोई बात नहीं तीसरी बार हो गया, अब आपका प्यार सेटल हो गया ना, अब तो आपको मिल गई आपकी जोधा। उसी साल दूसरी शादी की है, अगले साल एक और शादी की है, उसके अगले साल एक और शादी की, 32 शादियां की हैं। इन्हीं के बाद हरखू बाई जोधा के बाद उन्होंने 32 और शादियां की हैं, मरते मरते 35 ब्याह किए हैं उसने। जो हरम में 6000 औरतें थी उनका मैं जिक्र नहीं कर रहा अभी। तो ये इस प्रेम कहानी को आप सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप इस प्रेम कहानी को अब आप सेलिब्रेट इस करते तरह हैं, का इतिहास बनाएंगे तो अब बताएंगे तो तकलीफ तो होगी, होनी चाहिए तकलीफ, जिनको होनी चाहिए मैं उनकी तकलीफ के लिए बोल रहा हूं। आप ये देखते हैं, मैं समझता हूं प्यार क्या है। मेरे लिए प्यार वो है जो राजा रतन सिंह से महारानी पद्मावती ने किया, उसे मैं प्रेम समझता हूं। जलती हुई चिता में कूद गई, अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार नहीं छूने दिया, इसे कहते हैं प्रेम। मुझसे पूछेंगे प्रेम क्या है? प्रेम वो है जो भगवान श्री राम ने अपनी प्राण प्रिय पत्नी सीता से किया, समुद्र के सीने पर पुल बांध दिया। दुनिया के सबसे बड़े अत्याचारी से, सबसे बड़े आतताई से भालुओं और वानरों की सेना लेकर लड़ गए, अपनी पत्नी के प्राण बचाने थे, अपनी पत्नी को छुड़ाना था। यह प्रेम हुआ। और अभी भी लग रहा है कि भाई आप तो बड़ी दूर की बात कर रहे हो, तो मैं नजदीक की बात कर लेता हूं। प्यार वो है जो दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी से किया था, छेनी हथौड़ी लेके पहाड़ काट डाला। ये प्यार है। आप किस झूठ पे जीने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं? ग्लोरीफाइड डकैत क्यों कहते हैं आप इनको, मुगलों को? ये ग्लोरीफाइड क्यों आए डकैत, थे? ये क्यों नई आए? टर्म दे दिया आपने। ये क्यों आए थे? चलिए आज हम एक बात समझते हैं। ये जी। आपके यहां ताजमहल बनवाने आए थे? क्यों आए थे आपके यहां? मैं जानना चाहता हूं ऑडियंस के लिए लूट भाई। आए थे। हाँ तो ऑडियंस देख लिए, ऑडियंस बोल रही है। अगर आप इतनी कहते हैं भाई, आपके पास तो ना ये आर्किटेक्चर होता, ना आपके पास म्यूजिक होता, कुछ होता ही नहीं अगर आपके पास ये मुगल्स ना आ गए होते, अगर ये खिलजी ना आ गए होते। मुझे इतनी हंसी आती है, म्यूजिक का जो पहला शास्त्र है सामवेद, वो हमने लिखा है, और म्यूजिक तुमने हमको सिखाया। 7,500 वर्ष पहले ऋषि वाल्मीकि ने रामायण लिख दी, और आप हमको म्यूजिक सिखाएंगे, हमको कविता सिखाएंगे। कालिदास ने 2,500 साल पहले मेघदूत लिख दिया, तुम हमको शायरी सिखाओगे। जब तक हम अलिफ बे में ना लिख दें तब तक हम पोएट नहीं हुए, तब तक हम कवि नहीं हुए। ये तरीका गलत है ना। मुझे आपके वजूद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब मुझे ये सब बताना शुरू करेंगे तो मुझे एतराज होगा। जब आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आपको कहना चाहिए कि देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते हैं। एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। और लिख दिया उस वैक्सीन पे। कभी आप वैक्सीन का पर्चा लगवाने के बाद ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। लिख दिया इस वैक्सीन पे, सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, जर्मन, इराकी, ईरानी, जो भी दुनिया में है, ईश्वर सब पर करे दया। हम इतना बड़ा सोचते हैं। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, मानवता के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं। जी, अब अगले आरोप पर आते हैं। आपने पहले आरोप का जो जवाब बहुत बखूबी से दिया कि हम भारत वाले हैं, लेकिन अगला आरोप यह है कि आप कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलते हैं
और ये आरोप मैं क्यों लगा रहा हूं? ये आरोप के पीछे पिछला साल है, यानी साल 2022 है, और भोपाल के रविंद्र भवन में वो कार्यक्रम है जिसमें आपने एक दो लाइनें पढ़ी और उसके बाद विवाद खड़ा हो गया। आप ही की बॉलीवुड से आती हैं ऋचा चड्ढा, वो कहती हैं ये शर्मसार करने वाला है, बहुत बुरी कविता है। कौन? ऋचा चड्ढा एक एक्ट्रेस है। जी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, ऐसा चाणक्य ने कहा था, कौटिल्य ने कहा था। मैंने एक बात वहां और कही थी कि जो सैनिकों का अपमान करते हैं, ये सारी बातें कांग्रेस ने किसी एक व्यक्ति से कैसे जोड़ दी? मैंने किसी का नाम कभी नहीं लिया था। रिएक्शन अमित जी उस चीज का था जहां मैं टेलीविजन पे न्यूज देख रहा होता हूं और इस देश का एक जिम्मेदार राजनेता यह कह रहा होता है कि हमारे सैनिक चीन से पिट रहे हैं। बताइए, हमारे सैनिक पिट रहे हैं? एक तो कौन पिटा और कौन पीटा ये हमने वीडियोस में देखा, जितने वीडियोस उस वक्त वायरल हो रहे थे। फिर भी अगर कभी होता भी, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ भी गई कि किसी वजह से हमारे सोल्जर्स को, हमारी सेना को बैकफुट पे जाना भी पड़ा, तो आप उनका मनोबल तोड़ेंगे, आप उनका उत्साह तोड़ेंगे, आप उनकी हिम्मत तोड़ेंगे ऐसी बातें करके? इसकी इजाजत आपको नहीं दी जाती। ये अगर कोई फरिश्ता नाम की कोई चीज है, देवदूत नाम की कोई चीज है, तो यही लोग हैं, बाकी मैं किसी को नहीं जानता। अब मैं आपको बताता हूं इस पे रिएक्शन क्या आया जी। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कभी मनोज मुंतशिर इंसान हुआ करते थे, लालच में सबसे पहले ईमान बेच दिया है। सुप्रिया जी से मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं कि ये बात सिद्ध करें कि वो जो लालच है, उस लालच का सिला मुझे क्या मिला। मुझे अगर किसी ने कहीं, सब कुछ पब्लिकली ओपन है, 100 रुपए की कोई कमाई मेरी जिंदगी में किसी ने ये दिखा दी कि ये 100 रुपए आपको किसी बयानबाजी के लिए मिले हैं, ये 100 रुपए आपको किसी पार्टी विशेष या किसी विचारधारा विशेष के पक्ष में बोलने के लिए मिले हैं, उस दिन से लिखना पढ़ना बोलना सब छोड़ दूंगा। 100 रुपए प्रूफ कीजिए आप बस। और इस विशेष कार्यक्रम में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार पब्लिक के होंगे सवाल और मनोज मुंतशिर के होंगे जवाब। देखते रहिए ये सबसे अनोखा कार्यक्रम न्यूज़ 18 पर।